तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली के इस्तीफे 2.5 घंटे इंतजार के बाद आज भी मंजूर नहीं हो सके। लगता है कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। एफेड्रीन केस में मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। हुकूमती जमात के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है। सोलर पावर पार्क मंसूबे में बेकायदगियों की बाज़गश्त, मामला अदालत पहुंच गया। सोलर पार्क मंसूबा तातुल का शिकार हो सकता है। तूफान नीलोफर तेजी से साहिलों की जानिब बढ़ रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में तैयारियां क्या हैं, प्रोग्राम में जायजा लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने मलाला के हक में करारदाद तो पास न की, लेकिन इसको रोके जाने का जवाब बनने वाली डॉक्टर आफिया से मुताल्लिक करारदाद मंजूर हो गई। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और पाकिस्तान के बेहतरीन तज्जियाकारों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज जियो न्यूज के साथ। अस्सलामुअलैकुम। आज जियो न्यूज के साथ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सना मिर्जा और मैं हूं मसूद रजा। तहरीक इंसाफ के इस्तीफों का मामला एक मरतबा फिर इल्तिवा का शिकार हो गया है। शाह साहब कल असेंबली में जाएंगे, उसको इस्तीफे कहेंगे हमारा आखिरी बारी है असेंबली में, हम अब इस्तीफे दे के हम बाहर आ रहे हैं असेंबली से। सुबह 11 बजे इन्होंने आना था। 2 बजे 33 में से 25 MNA तशरीफ लेके आए। हमें 2.5 घंटे इंतजार करवाया गया और हम स्पीकर्स लाउंज में बैठे रहे। मैंने तस्दीक ये करनी है कि ये इस्तीफे जेन्युइन हैं और वॉलंटरी हैं, बगैर किसी दबाव के हैं। पार्टी की पोजीशन बड़ी क्लियर है। पार्टी ने असेंबली से मुस्तफी होने का फैसला कर लिया है और हम पार्टी के फैसले के पाबंद हैं। तहरीक इंसाफ आज पहुंची थी कौमी असेंबली, लेकिन अपने इस्तीफे मंजूर करवाने के लिए स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से जो नोटिस दिया गया था वो आज खत्म हो रहा था। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे वो शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में पहुंचे। कौमी असेंबली में स्पीकर से मिलना चाहते थे, लेकिन उनका आज भी यही मुतालबा था कि स्पीकर से मुश्तरका तौर पर मिला जाएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब मीडिया से अपने अरकान के हमरा गुफ्तगू की थी पार्लियामेंट के बाहर, तो उन्होंने इस मौके पर यह कहा था कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और चाहते हैं कि स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात भी करें, लेकिन ये मुलाकात हम मुश्तरका तौर पर करना चाहते हैं, फर्दन उनसे नहीं मिलना चाहते हैं। 2-3 मरतबा डिप्टी स्पीकर उन लोगों से लाउंज में मिलने के लिए भी आए, उनसे मुतालबात भी उनके सुने, बातचीत भी उनसे की, गुजारिश भी उनसे ये की कि आप एक मरतबा स्पीकर के कमरे में जाएं, अकेले मिलें। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब का ये कहना था कि अकेले नहीं, इस बार भी मिलेंगे तो इकट्ठे ही मिलेंगे। 25 अरकान वहां पर पहुंचे थे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब का इसरार था कि 27 अरकान वहां पर मौजूद हैं जो कि उनके हमरा आए थे। बाकी 3 अरकान मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नहीं आ सके। लेकिन इसके बाद स्पीकर एयाज सादिक साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने थोड़ी सी मुख्तलिफ बातें की। उनका ये कहना था कि मैं तो 5 घंटे से जायद वक्त तक इंतजार करता रहा, लेकिन मुझसे मिलने के लिए कोई नहीं आया। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। असेंबली 5-5.5 घंटे तक इंतजार करते रहे। जो इस्तीफा की मंजूरी के लिए गए थे तहरीक इंसाफ के लोग को 2.5 घंटे तक इंतजार करते रहे, मगर मामला नहीं बनाया। इसको कहा जा रहा है कि ये एक आईनी मामला बन चुका है, एक आईनी पेचीदगी पैदा हो चुकी है। स्पीकर कहते हैं कि तरीक़ाकार के मुताबिक आएँ, फर्दन लोग आएँ और अपने इस्तीफों की तस्दीक कराएं। 22 अगस्त को ये सिलसिला शुरू हुआ था जब लिफाफे में तहरीक इंसाफ के 31 इस्तीफे स्पीकर को भेजे गए थे। एक रुकन जावेद हाशमी पहले ही तस्दीक कर चुके हैं, असेंबली में खड़े होकर उन्होंने इस बात का ऐलान किया था और बाकी अरकान को बार बार बुलाया जाता रहा, मगर कोई फर्दन स्पीकर से मिलने नहीं गया। आखिरी नोटिस मिलने पर 30 में से 25 अरकान आज असेंबली पहुंचे थे और उनका भी इसरार यही था, जैसे कि सना ने भी बताया, कि वो फर्दन नहीं बल्कि एक साथ मिलना चाहते थे। इमरान खान ने इससे पहले कंटेनर को ही तस्दीक के लिए बेहतर जगह करार दिया था और कहा था कि हम यहां से ऐलान करते हैं, इसी को समझा जाए कि तस्दीक हो चुकी है। शहरियार
बख्तियार आफरीदी, कैसर जमाल, सिराज मोहम्मद खान और सलीम रहमान आज नहीं आए थे। 25 अरकान आए थे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं कि इस सूरत हाल से इलेक्शन कमीशन को वो आगाह करेंगे और इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी इस पर आ चुका है और वो कहते हैं कि इस्तीफे मंजूर करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। बहरहाल आज जो सूरत हाल पैदा हुई उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अयाज सादिक ने गुफ्तगू भी की। आइन, रूल्स ऑफ बिजनेस मेरे ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं कि मैंने तस्दीक ये करनी है कि ये इस्तीफ़े जेन्युइन हैं और वॉलंटरी हैं, बग़ैर किसी दबाव के हैं। मगर कुछ वजूहात की वजह से जो आप सब जानते हैं, ये पाए तकमील तक वेरिफिकेशन का प्रोसेस ना पहुंच सका। मैंने कोशिश की कि ट्रांसपेरेंट तरीके से ओपनली इस इशू को पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। ये बार बार लिखा गया, रिपीट किया गया, एम्फेसिस दिया गया कि ये वॉलंटरी और जेन्युइन है ये, और ये स्पीकर की जिम्मेदारी है। स्पीकर की जिम्मेदारी क्या है, अयाज सादिक साहब ये बता रहे थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सुबह 11 बजे का वक्त दिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन को आने के लिए, मुलाकात के लिए, लेकिन वो 2 बजे के करीब पहुंचे और 33 में से सिर्फ 25 अराकीन आए, जिनसे ये कोशिश भी की गई कि फर्दन फर्दन में मिल सकूं डिप्टी स्पीकर की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अकेले में मुलाकात करना मुनासिब नहीं समझा। सुबह 11 बजे इन्होंने आना था, 2 बजे 33 में से 25 MNA तशरीफ लेके आए और डिप्टी स्पीकर के बार बार उनके पास जाके मेंबरान को रिक्वेस्ट करने के कि वो मेरे पास मेरे चेंबर में आके इंडिविजुअली एक एक वेरीफाई करें इस्तीफ़ा। उन्होंने वेरीफाई करने के बजाय डिप्टी स्पीकर साहब से कहा कि स्पीकर्स लाउंज में जहां सब MNAs बैठे थे वहां पेश हों और पेश हो के वो वहां यहां इस्तीफे वेरीफाई करें। मेरी जिम्मेदारी है, वॉलंटरी और जेन्युइननेस जो है वो अकेले में हो सकती है, वो इतने हुजूम में नहीं हो सकती। अब मेरे पास एक ही रास्ता है और वो ये रास्ता है कि मैं इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख के आगाह कर दूंगा कि ये जो एपिसोड हुआ उनकी नॉलेज में ये सारा कुछ ले आऊँगा। इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता अब नहीं रह गया। स्पीकर कौमी असम्बली कह रहे थे कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो इलेक्शन कमीशन को इस्तीफों का मामला भेज दें और वो ऐसा ही करने जा रहे हैं। और जैसे कि हमने अभी बताया कि इलेक्शन कमीशन इस पर यह कह चुका है कि इस्तीफे मंजूर करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। लगता यह है कि यह मामला बहुत आगे तक जाएगा। शाह महमूद कुरैशी का भी इस मामले पर बयान आया और शाह महमूद कुरैशी ने आज कहा कि पार्लियामेंट का मजाक उड़ाया गया है। स्पीकर ने बजरिया खत तहरीक इंसाफ के अरकान की तस्दीक के लिए खुद बुलाया था। तहरीक इंसाफ के हर रुकन ने डिप्टी स्पीकर और अमले के सामने इस्तीफों की तस्दीक की। जमहूरियत का राग गलापने वालों ने जमहूरियत का मजाक उड़ाया है। बहुत गुस्से में नजर आए आज शाह महमूद कुरैशी और उन्होंने कहा कि हमें 2.5 घंटे तक इंतजार कराया गया और इस्तीफों की मंजूरी के लिए जो अमल था तस्दीक का वो नहीं किया गया। हमें 2.5 घंटे इंतजार करवाया गया और हम स्पीकर्स लाउंज में बैठे रहे और स्पीकर साहब तशरीफ न लाए। डिप्टी स्पीकर साहब तशरीफ लाए और डिप्टी स्पीकर साहब की खिदमत में हमने गुजारिश की कि स्पीकर साहब को बता दीजिए हम उनके हुक्म पर हाजिर हो गए हैं और वो आके सब हजरात बैठे हैं। अगर वो हमसे फर्दन फर्दन पूछना चाहते हैं तो वो भी तसल्ली फर्दन फर्दन पूछने की भी कर सकते हैं, हमें उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब ने हमारा नुक्ता नज़र उनको पेश कर दिया और फिर हमें कहा कि आप इंतज़ार कीजिए, आपको बताते हैं। हम इंतज़ार में और हमें जवाब नहीं दिया गया।
शाह महमूद कुरैशी की जो प्रेस टॉक थी वो आपने सुनी। इसके साथ उन्होंने इस पूरी गुफ्तगू में ये भी कहा था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जानिब से हॉर्स ट्रेडिंग भी की जाती रही है, जिसको उसके बाद ख्वाजा साद रफीक साहब जब मीडिया टॉक के लिए आए थे तो उन्होंने इसको रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये सफेद झूठ है। एक बार फिर अयाज सादिक साहब की गुफ्तगू की बात कर लेते हैं। जैसे अयाज सादिक साहब की गुफ्तगू हमने आपको सुनवाई कि उनका ये कहना था कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, इलेक्शन कमीशन की तरफ मैं रुजू करूंगा और उनको इस पूरी सूरत हाल से आगाह करूंगा। इलेक्शन कमीशन का जवाब भी आया है कि इस्तीफे मंजूर करना कमीशन का काम नहीं है। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ साबिक विफाकी वज़ीर कानून सेनेटर एस.एम. ज़फ़र साहब मौजूद हैं और जस्टिस तारिक महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एस.एम. ज़फ़र साहब, पहले आपकी तरफ आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहेंगे कि कानून और आइन के मुताबिक स्पीकर के पास अगर अराकीन इस्तीफे लेकर आते हैं तो फिर उसका तरीकाकार क्या होता है उन इस्तीफों को हैंडल करने का? वजह उसकी ये है कि इस्तीफे जो वो मंजूर तो खैर किए नहीं जाते, इस्तीफे की तस्दीक की जाती है। ये तस्दीक जो की गई करनी चाहिए थी वो आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए, लेकिन उसके बरक्स मैं समझता हूँ कि मसालती सियासत और इफ़ाम व तफ़हीम की सियासत के नज़र होता जा रहा है, वरना कानून और आइन का तकाजा तो यही था कि इस्तीफों के मुतल्लिक तस्दीक बहुत जल्द और बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। तो आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मुझे इस वक्त यही आ रहा है कि ये इस्तीफे एक लिहाज से वो जो सुलह के लिए बात होती है उसके सिलसिले में वक्त ज़ाया किया जा रहा है और एक गेम खेली जा रही है। मैं तो हैरान हूँ किबला कि बहुत बड़े बड़े लीडर ये राय दे रहे हैं स्पीकर साहब को कि वो इस्तीफे मंजूर न करें। अगर वो थोड़ा सा आइन पढ़ लें और आइन के अलावा वो रूल को भी देख लें जो नेशनल असेंबली के हैं, तो स्पीकर को ऐसा फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था। जो आए हैं उनके तो इस्तीफे मंजूर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। एक एक इस्तीफे को बुलाते, साथ साथ बुलाते जाते और पूछते जाते कि ये आपकी तस्दीक, आपके सिग्नेचर है या नहीं, और उसी वक्त उस पर ऐलान कर दिया जाता कि सीट खाली हो गई है। मुझे तो सिवाय इसके नजरिया जरूरत के मातहत कानून और आइन को से पुश डाला जा रहा है। मिसाल के तौर पर आइन ये कहता है कि अगर इस्तीफे स्पीकर के पास पहुंच जाएं तो उन्होंने इस्तीफों के सिग्नेचर्स की तस्दीक करने के बाद उन इस्तीफों को फौरन उस पर ऐलान कर देना है कि ये अब सीटें खाली हो गई हैं और उसकी इतला इलेक्शन कमीशन को दे देना चाहिए। उसके बाद रूल सिर्फ उनको ये इख्तियार देता है कि अगर उनको सिग्नेचर के मुतालिक शक हो गया हो कि उनके सिग्नेचर नहीं है तो फिर उस सूरत में वो किसी हद तक कोशिश कर सकते हैं, मुख्तलिफ ज़राए से कंपेयर करके भी कर सकते हैं, सिग्नेचर के बयानात लेकर भी कर सकते हैं और उसके अलावा किसी और एजेंसी के जरिए भी मालूम कर सकते हैं क्या ये सिग्नेचर्स उनके हैं या नहीं। अगर वो मालूम हो जाए कि उन्हीं के सिग्नेचर हैं तो मामला खत्म। ठीक, यही सवाल मैं आपके सामने रखूंगा जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब, मुरव्वजा तरीक़ाकार क्या है इस्तीफों की तस्दीक और इनको कबूल करने का? देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। अयाज सादिक साहब ने, जो मैं सुन रहा था, उन्होंने खुद फरमाया कि उन्होंने जो है इसका जेन्युइन होने का और वॉलंटरी के हवाले से एक इंक्वायरी करनी है। अब बात बड़ी सीधी सी है कि ये जो कुछ डेमोन्स्ट्रेट हो चुका है तो उसके बाद तो मेरा ख्याल उसके जेन्युइन होने में और उसको असखुद देने में तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश रहती ही नहीं है। और अगर मिसाल के तौर पर उनकी बात मान ली जाए कि उनको अभी भी कोई शक है और अगर उनका शक इतना ही यकीन था तो वो इसको रिजेक्ट कर देते, लेकिन ये बात मेरी समझ से बालातर है कि उन्होंने ये सारा मामला जो इलेक्शन कमीशन को जो भिजवा दिया है वो इस किस कानून और किस आइन की प्रोविजन के तहत भिजवाया। बात है बड़ी सिंपल सी है। जहां तक आइन और कानून की बात है तो इस्तीफा एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उस डेट से तसव्वुर होगा मंजूर होना जो हो जाना चाहिए था, अगर तो उस पर डेट डाली गई है। अगर डेट डाली नहीं गई तो जिस दिन उनको रिसीव किया था। लेकिन ये असल मसला इसमें पॉलिटिकल है, क्योंकि इमरान खान साहब भी जो उन्होंने पॉलिटिकली जो ये रेजिग्नेशन का फैसला दिया है
ये पॉलिटिकल उनकी चाल थी, उनका पहला एजेंडा, सेकंड उनकी जो बात थी वो नहीं चली, अब वो तीसरी चीज को आजमा रहे हैं। अब लेकिन अलबत्ता नून लीग को ये खतरा जरूर है, हालांकि स्पीकर साहब को इस मामले में पॉलिटिकल काम नहीं करना चाहिए था। स्पीकर जो है एक इंडिपेंडेंट कस्टोडियन उसकी एक हैसियत होती है। ये एक पॉलिटिकल इशू है क्योंकि नून वालों को पता है कि अगर ये एक दफा सीटें खाली हो गई तो जाहिर है फिर बाय इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, और जो लोग सीटों से रिजाइन करके जा रहे हैं वो आराम से तो फिर बैठने वाले नहीं है, वो आने वाले दिनों में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। वो कि मेरी जाती ख्वाहिश ये है और मैं चाहता तो यही था कि ये काम न करें और ये रेजिग्नेशन न दे, वो एक अलग इशू है क्योंकि इससे डेफिनेटली आने वाले दिनों में पॉलिटिकली और डेमोक्रेटिक सेटअप को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अगर कानून और आइन की बात है तो मुझे इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि ये इस्तीफे जेन्युइन भी मुझे लग रहे हैं और वो जो है वॉलंटियर भी है। लेकिन अगर स्पीकर साहब समझते हैं कि ऐसा नहीं है, उनको यकीन है कि ऐसा नहीं है, तो फिर बात बड़ी सीधी उनको रिजेक्ट कर दें। ये तो उन्होंने जो हवा में 2 महीने इसको लटकाए रखा और आखिर में इलेक्शन कमीशन के पास भिजवा दिया, तो मुझे ये सारी बातें जो है कम से कम मेरी समझ से बालातर है, सियासी बातें समझ आती है। अच्छा तारिक महमूद साहब, जैसे आपने इलेक्शन कमीशन का भी जिक्र किया, इसी नुक्ते की थोड़ी सी आपसे कानूनी वजाहत भी चाहेंगे। इलेक्शन कमीशन तो ये कह रहा है कि जो इस्तीफे मंजूर करना है वो कमीशन का काम नहीं है। हम आपसे कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहेंगे कानून क्या कहता है इस बारे में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना बीबी, देखे ना आर्टिकल अगर आप 65 को पढ़ लें तो वहां तो 64 को पढ़ लें, वहां तो बात बड़ी क्लियर है। इस्तीफा देना है वो देना है जाके, या तो आप पर्सनली देंगे तो किस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर पर्सनली डिलीवर नहीं हुआ और उनको कोई इसमें कोई इंक्वायरी जरूरी समझते हैं तो उसको जेन्युइननेस के हवाले से वो इंक्वायरी कर लेंगे। इंक्वायरी का ये मतलब नहीं कि वहां पर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी, एक फोन कॉल भी हो सकती है, लेकिन यहां तो लोग चले गए और वहां पर मौजूद हो गए, तो इसमें तो किस्सा कोई था नहीं। लेकिन मैं फिर ये कहता हूं फॉर आर्गूमेंट सेक, अव्वल तो कोई ये बात बनती नहीं है, अगर आर्गूमेंट सेक उनको आपको शक था तो फिर ये ऑर्डर पास करते थे कि जनाब ये मेरे पास आए हैं, ये लोग भी मौजूद हैं, मैंने अपने तौर पर इंक्वायरी की है, जैसे उन्होंने फरमाया कि शायद ये जो है जेन्युइन नहीं है या शायद प्रेशर में दिए गए हैं, तो फिर आप ऑर्डर पास करें। लेकिन आपने ऑर्डर भी पास नहीं किया और आपने उठा के जो इलेक्शन कमीशन का इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन का रोल उस वक्त आएगा जब यहां से एक्सेप्टेंस का उनको इंफॉर्मेशन जाएगी और फिर वो जो बाय इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हमारे साथ मौजूद थे, और सेनेटर SM जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब ये फरमाएं कि क्या आप समझते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए जाते हैं तो वस्त मुद्दती इंतखाबात की राह हमवार हो जाएगी? सर देखें, हुकूमत अगर ये सोच ले कि अब उनकी लेजिटिमेसी काफी कमजोर हो गई है और इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी खराब हो चुकी है, तो वो एक दलेराना और बड़े हिम्मत वाला फैसला विल पावर पैदा करके अगर करना चाहें तो उन्हें कोई रोक तो नहीं सकता। लेकिन यहाँ सिर्फ एक मजीद दिक्कत आएगी कि ये फैसला करना पड़ेगा फिर न सिर्फ नेशनल असेंबली को बल्कि बाकी 4 सूबों को भी, क्योंकि उन 3 सूबों को कम से कम करना तो होगा जहाँ की इलेक्शन कमीशन की धांधली की बात हो रही है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर सूबे ना मानेंगे तो सिर्फ नेशनल असेंबली के इलेक्शन मिड टर्म हो सकेंगे, बाकी नहीं होंगे। और अगर वो मिड टर्म कराए भी गए तो मुझे फिर शक पड़ता है कि इमरान खान की पार्टी ये नुक्ता उठाएगी कि हम आईन के मातहत नहीं तैयार कि खुर्शीद शाह साहब और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब मिलकर केयर टेकर कैबिनेट और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का फैसला करें। तो वहां फिर एक और दिक्कत पैदा होगी, दुश्वारी पर दुश्वारी जरूर पैदा होती चली जा रही है, लेकिन ये सारे फैसले बहुत तदब्बर के साथ करने पड़ते हैं। मालूम तो ऐसा ही होता है कि अगर सुलह हो जाए तो मुमकिन है ये सारा मामला टल जाए, और उसी के खातिर आइन को और कानून को बाला तर रखा जा रहा है, पसे पुश रखा जा रहा है। और मैंने जिस तरह भी अर्ज किया कि बहुत बड़े सियासतदान जो ये कहते फिरते हैं कि नजरिया जरूरत हमने दफन कर दिया है, वो अब नजरिया जरूरत के मातहत आइन और कानून की परवाह नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया सेनेटर SM जफर साहब, माहिर आइन और कानून हमारे साथ मौजूद थे। और सामने जैसा ही कह रहे थे कि नजरिया ज़रूरत लगता है कि एक बार फिर जिंदा हो गया, तो ये अफसोस की बात है।
दूसरी बात जो तारिक महमूद साहब ने कही वो और इंटरेस्टिंग मालूम होती है, वो ये कि अगर इस्तीफों पर तारीख डाली गई है, जैसे कि 22 अगस्त को इस्तीफे दिए गए, तो अगस्त के बाद सितंबर की तनख्वाह भी ली गई, अगस्त की तनख्वाह ली गई, सितंबर की तनख्वाह ली गई, अक्टूबर की तनख्वाह ली गई। ठीक है, अब अगर इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे तो क्या वो तमाम तनख्वाह और मराहत वो सारे पैसे वापस होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी शायद बाद में बात हो। चलें अभी एक और अहम मसले पे बात कर लेते हैं। तूफान नीलोफर का कुछ जिक्र कर लेते हैं। नाम तो इसका खासा पॉपुलर हो चुका है, लेकिन जो खतरा है वो इससे कहीं ज्यादा नजर आ रहा है। तूफान नीलोफर तेजी से साहिलों की जानिब बढ़ रहा है। ये आपको बताएं कि पाकिस्तान की जो साहिली पट्टी है उसको रेड अलर्ट कर दिया गया है और ये तूफान ये कहा जा रहा है कि थरपारकर में इससे शदीद बारिशें भी हो सकती हैं। कई शहर इससे बारिशों के हवाले से मुतासर भी हो सकते हैं। तूफान की जो रफ्तार है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि उसके बढ़ने में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन तूफान की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। ये जो शदीद तूफान बन रहा है ये तकरीबन कहा जा रहा है कि 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शुरू हुआ था और फिर इसकी रफ्तार 6 किलोमीटर रह गई है और मौजूदा रफ्तार इसकी 13 किलोमीटर फी घंटा हो चुकी है। और कराची से इस वक्त ये तूफान 800 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि गवादर से ये 680 किलोमीटर सिर्फ दूर रह गया है। जी और ये तूफान जैसे आगे बढ़ रहा है तो ये पाकिस्तान की साहिली पट्टी से टकराएगा और इसमें कराची भी मुतासिर होगा। और कराची की बात इसलिए भी ज़रूरी है कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक हो चुका है। गुज़िश्ता चंद सालों में यहाँ पर तरक्याती काम जिस तरह से नहीं हुए, उसी तरह यहाँ पर सफाई के बहुत मसाइल हैं और यहाँ से कचरा नहीं उठाया जाता और इसकी वजह से यहाँ के बरसाती नाले बंद हो चुके हैं। ये इस वक्त कराची के बरसाती नाले और नदियाँ अपनी कैपेसिटी से बहुत कम पर हैं। बताया जाता है कि 35 से 40 मिलीमीटर अगर यहाँ पर बारिश होती है तो मसाइल पैदा हो जाएंगे, जबकि पेश गोई की गई है 50 मिलीमीटर बारिश की। इसी पर हम बात करें। सिद्दीकी साहब कमिश्नर कराची हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शोएब सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। फरमाइएगा क्या तैयारी की गई है इस तूफान से निपटने के लिए? शुक्रिया। पहले तो मैं आपको आज जियो न्यूज़ के साथ में आपको मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि पहले आपसे होती थी मुलाकात और आपके सेट पर पहली दफ़ा आपसे मुलाकात हो रही है। बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि ये एक ज़ाहिर है कि एक सीरियस मैटर है और पूरी हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है इसके लिए अलाइव है। आज सूबाई काबीना का इजलास भी हुआ और उन्होंने इसका जायज़ा भी लिया। चीफ मिनिस्टर साहब ने सबसे ब्रीफिंग्स ली और तमाम इंतजाम जो अब तक हुए हैं उनके बारे में आगाही हासिल की और मज़ीद हिदायत दी। जिस दिन से ये मीडिया में नहीं भी आया था, क्योंकि मेट के साथ हमारा बड़ा रास्त रब्ता रहता है, तो जब उन्होंने पता चला तो सबसे पहले हमारी फ़िक्र थी कि समंदर में गए हुए बहुत बड़ी तादाद में माहीगीरों को कैसे इत्तला दी जाए। तो समंदरी जो इदारे हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान के, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के और माहीगीर एसोसिएशन, उनके ज़रिए हमने ये मैसेजेस कराए। तो कल शाम तक ये इत्मीनान वाली पोजीशन हुई कि काफ़ी बड़ी तादाद में माहीगीर वापस आ गए हैं। अभी भी जो समंदरी इदारे हैं उनको ये रिक्वेस्ट की गई जहाँ कहीं भी माहीगीर नज़र आए उनको भेजें। बाकी कराची से 250 किलोमीटर के करीब ये गुजरेगा और कल दोपहर तक वाज़े होगा कि इसकी रियल डायरेक्शन क्या होगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब तक किसी किस्म का ये खदशा नहीं है कि कराची से टकराएगा। इसके असरात में कराची में बारिश, जैसे आपने बताया कि 30 से 35 मिलीमीटर तक बारिश के चांसेस हैं और 50 से 60 मील फी घंटा रफ्तार के हवाएं चलने का ख्याल है। इस सिलसिले में एहतियाती तदाबीर के तौर पर आज आपके सामने मालूम है कि कैबिनेट के डिसीजन के तौर पे जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने अनाउंस भी किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब से चंद घंटे पहले, उसमें कराची के तमाम बाकी भी सिंध में जहाँ जहाँ ये असरात हैं वहाँ उनके स्कूल्स और कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद रखने का ऐलान किया गया है जुमे के दिन, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के तौर पे, ताकि किसी किस्म का रिस्क ना लिया जाए। और ख्याल ये है कि इंशाअल्लाह कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। इस वक्त भी कराची में मुख्तलिफ जगहों से कैंटोनमेंट के इलाके में, म्यूनिसिपल इलाके में बोर्ड्स, जो बिल बोर्ड्स जिनको कहते हैं, उनको उतारे जा रहे हैं। बहुत से नालों की सफाई हो रही है। जाहिर है कि सारी सफाई तो नहीं हो रही, जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स जिनको क्लियर किया जाए ताकि पानी जो बारिश का हो उसको बहने में आसानी हो। आपने बिल्कुल वजह फरमाया था कि कराची में स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बहुत बड़ा इशू है। सिद्दीकी साहब, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे। हमेशा बारिशों से पहले हम कहते हैं कि बड़ी तैयारी हम कर रहे होते हैं, सफाइयां भी बहुत हो रही होती है, लेकिन एकदम जब बारिश होती है कराची में तो सब लोग तालाब के अंदर घूम रहे होते हैं, गाड़ियां बंद हो जाती हैं, मसाइल बढ़ जाते हैं। इस वक्त प्रैक्टिकली कितनी हद तक तैयारी जो है वो फाल नजर आती है? दूसरा ये बताएगा कि कई माहीगीर अभी भी कहा जा रहा है कि अभी तक वापस नहीं आ सके हैं, उनको वापस लाने के लिए क्या कोई इक़दाम किए जा रहे हैं सिंध हुकूमत की जानिब से भी? बिल्कुल अलर्टेड है मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, पाकिस्तान नेवी, कोस्ट गार्ड्स, केपीटी, इनके जहाज़ समंदर में होते हैं, डीप सी में होते हैं। ये
जहाँ कहीं भी माहीगीर नज़र आ रहे हैं उनको ये बता रहे हैं वापस आने के लिए। अभी आपके प्रोग्राम पे आने से चंद लम्हे पहले मेरी बात हुई थी जो NGO है जिन्होंने बड़ा काम किया है माहीगीरों के हवाले से, उन्होंने बड़ी इत्मीनान बख्श खबर दी है कि तकरीबन माहीगीर वापस आ चुके हैं। बहरहाल उसके बावजूद भी कोशिश जारी है कि कोई भी कहीं फंस ना जाए। जहाँ तक आपने बारिश के हवाले से बात की है, देखिए कराची में मसूद ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स जो हैं वो इंक्रोच्ड हैं। नंबर 2, उनके अंदर सॉलिड वेस्ट डाला जाता है। तो ये और जब तक सॉलिड वेस्ट का प्रॉपर सिस्टम इवॉल्व नहीं होता उस वक्त, और जब तक ये इंक्रोचमेंट्स नहीं हटती, ये लाजमी है कि बारिश के बाद कराची में पानी खड़ा होगा। स्मूथ ड्रेनेज नहीं है अवेलेबल अभी कराची में, कोशिशें ज़रूर उसके लिए हों। हमारी कामयाबी, इदारों की कामयाबी इसमें ज़्यादा होगी कि कितनी जल्दी निकासी का काम मुकम्मल होता है, स्प्रे होता है और लोगों की ज़िंदगी मामूल के मुताबिक आ जाती है। उसके लिए जो हमारा सकते हैं आपके कराची का डिज़ाइन सिस्टम जो है वो किस कैपेसिटी का है, कितनी मिलीमीटर बारिश बर्दाश्त कर सकता है? ये 30 से 35 होपफुली इंशाल्लाह। सर ये तो उस वक्त कर सकता है जब बरसाती नालों में और नदियों में कचरा है, अगर ये ना हो तो कितना बर्दाश्त कर सकता है ये? अगर ना हो तो जाहिर है कि फिर अबाउट 70-80 मिलीमीटर तक भी कर लेता है, उससे भी ज़्यादा चांसेस हैं अगर बिल्कुल स्मूथ नाले हों तो। लेकिन ये वजह क्या है? क्योंकि कराची में रोजाना तकरीबन 1000 टन कचरा पैदा होता है और जो कैपेसिटी है कचरा उठाने की वो इससे 2 गुना ज्यादा है। इसके बावजूद शहर के नदी नाले कचरे का ढेर बने हुए, इलाके जो हैं वो उसमें कचरा जमा है, बारिश होगी, बीमारियां फैलेंगी। तो इस तरफ भी कुछ नजर किया आपने और इसकी वजूहात क्या हैं? बिल्कुल मसूद साहब, इसमें है ये मामला आज का नहीं, चूंकि मैंने KMC में भी सर्विस की है कई साल पहले। KMC की लिफ्टिंग कैपेसिटी जो है वो 1/3 ऑफ द गार्बेज जनरेटेड है, आज से नहीं कई सालों से, बहुत सालों पहले से। और सॉलिड वेस्ट का सिस्टम जब तक इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस नहीं होगा, जिसके लिए मौजूदा हुकूमत ने बोर्ड बनाया और उस पर पेशरफ जारी है, उस वक्त तक ये मसाइल रहेंगे। और नालों में आपको मालूम है इंक्रोचमेंट्स हैं, लोग घर बना लेते हैं, कोई दुकानें बना लेते हैं। मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने अनाउंस किया कि वो ख़त्म 1 महीने का टाइम दिया, लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर है इतनी बड़ी तादाद में लोगों को घरों से निकालना मुश्किल है। जी, सूरत यही है कि अल्टरनेट ड्रेनेज सिस्टम, इसी प्रेजेंट ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाया जाए और उसके सिलसिले में कोशिशें जारी हैं, लेकिन वो चंद दिनों में नहीं हो सकती। मौजूदा जो सूरत हाल में फेस्ड है, हमने तमाम इदारों को रेस्क्यू 1299 के जरिए अलर्ट किया है कि उनकी जो ड्रेनेज टीम्स हैं वो तैयार रहें, मशीनरी, डी वाटरिंग पम्प्स, ये सारी चीज़ें इफेक्टिवली तैयार रहें। के इलेक्ट्रिक के साथ हमने एक प्लान बनवाया है ताकि बारिश की सूरत में उनका भी सिस्टम वर्क कर सके। और यही है कि जितनी जल्दी हम पानी निकाल सकेंगे वो बेहतर होगा। अच्छा, और स्प्रे भी बैकअप। एक जुमले में इसकी तस्दीक कर देंगे। आपने कहा 1/3 है हमारा लिफ्टिंग सिस्टम जो है, क्या मतलब? यानी कि अगर 100 की परसेंटेज में हम देखें तो कितने फीसद हम कचरा उठा सकते हैं? 33%। बहुत शुक्रिया शोएब सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे कमिश्नर कराची और मेहनत से काम करते हैं हमेशा, और आज भी जो कोशिशें बता रहे थे यकीनी तौर पर कर रहे होंगे। मगर हकीकत यह है कि अगर 33% कचरा इस शहर से उठता है तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि सना यहाँ के नदी नाले किस हद तक कचरे से भरे हुए होंगे, और ये सिलसिला काफ़ी पुराना है। और प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे एफिडेविट केस में हनीफ अब्बासी जिन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। हुकूमत के लिए ये एक और दर्द सर साबित हो सकता है।